देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। अब से ठीक 17 घंटे के बाद 2024 के रण के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से पिछड़ रहा है, ये ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। चुनाव के सबसे तेज नतीजे आपको इंडिया टीवी दिखाएगा। देश के हर काउंटिंग सेंटर से इंडिया टीवी के रिपोर्टर सीधी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मोदी 400 पार कर रहे हैं या इंडिया अलायंस बहुमत के करीब पहुंच रहा है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन काउंटिंग से पहले ऑपोजिशन ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कोई पहली बार सेट करने की कोशिश की है। रिजल्ट आने से पहले विपक्ष हमेशा घबरा जाता है, दिल मिला जाता है और कभी कभी बौखला भी जाता है। उन्होंने कहा है कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी हो सकती है। विपक्ष पहले ये कहता था कि ईवीएम गड़बड़ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि ईवीएम बड़ा ही सेफ है, ईवीएम बड़ा ही सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है ईवीएम में। 100% की एक्यूरेसी है। जब विपक्ष ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठाया तो उसमें भी मुंह की खानी पड़ी। अब सवाल नया तरोताजा निकला है विपक्ष के किचन से और ये सवाल है काउंटिंग को लेकर। आज मैं आपको काउंटिंग की एक प्रक्रिया बताऊंगी कि कैसे काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम से वोटों की गिनती होती है। विपक्ष ने जो मांग रखी थी उस पर चुनाव आयोग ने क्या बताया, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करती हूं एग्जिट पोल पर राहुल गांधी के ताजा बयान की। मोदी हैट्रिक लगाएंगे या 400 का टारगेट अचीव करेंगे, इस पर फाइनल मुहर तो करीब 20 घंटे के बाद लगी जाएगी। इसमें ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। लेकिन इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में यह साफ हो चुका है कि मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं और वो भी 400 के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों को गलत बता देते हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस को 295 सीट आ रही है। राहुल गांधी इसके साथ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग 295 का भी जिक्र करते हैं। राहुल जी एग्जिट पोल हुआ सर। राहुल जी एग्जिट पोल। कांग्रेस पार्टी जीत रही है ब्रदर। कांग्रेस पार्टी इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 295 सीट का दावा किया। 1 मई को लास्ट फेज की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। बैठक के बाद जब खड़गे बाहर आए उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 295 सीट जीतेगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, हर कोई 295 का जिक्र कर रहा है। ना कोई इससे एक ज्यादा बताता है ना एक कम बताता है। आखिर 295 सीट ही क्यों? कभी आपने सोचा है कोई 294, 296 या फिर 299 या फिर 300 या 350 की बात क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब यह है कि 295 का कोई तो कनेक्शन है। अब राहुल गांधी भी 295 की बात कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूं कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में क्या कहा था, गाने के बोल क्या हैं। दरअसल कांग्रेस 295 सीटों का दावा कैसे कर रही है, किस तरीके का सर्वे वो कर रही है, इसे आप देखिए। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से पूछा कि आपके यहाँ कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है। तो गुजरात कांग्रेस के चीफ ने कहा कि 25 में से 4 से 5 तो हम जीत रहे हैं। पंजाब के बाजवा साहब कहते हैं 13 में से 9 जीत जाएंगे। पहले एक बार आप ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं इसका एनालिसिस आपके सामने रखती हूं। 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी। मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स, 9 आएंगी हमें। एक आ सकती है आपको कि राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है
हमारी सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, ऐतिहासिक समर्थन, जो आपने सोचा नहीं होगा वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है। और केंद्र में सरकार में बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश इस बार रहेगा। मैं डंके की चोट पर कहना over 2/3 of the seats, we are very confident that the Congress party will win in Karnataka. और मैं आपको अभी से दावे के साथ में कहता हूँ कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। कहने को तो अजय राय साहब ये भी कह सकते हैं कि काशी से वो चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? ये बात तो जनता बताती है। खैर, राहुल गांधी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी पार्टी जो सर्वे कर रही है उसका तरीका आपने देख लिया है। अब आप एक बात बताइए, कोई किसी प्रदेश के पार्टी चीफ होगा, मुख्यमंत्री होगा, बड़ा नेता हो गया, तो क्या वो कहेगा कि हम सारी की सारी सीटें हार रहे हैं? ऐसा क्या आपने कभी सुना है कि कोई रिजल्ट से पहले हथियार डाल दे और ये कहे हम तो जी सारे के सारे हार रहे हैं? ये कितना वैज्ञानिक तरीका है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ देती हूं, आप खुद तय करें कि ये जो कांग्रेस 295 का फिगर दे रही है अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से बात करके, क्या ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है? क्योंकि बाकी जितने भी पोलस्टर्स हैं उनके तरीके को तो मोदी का तरीका बता दिया गया है। बात राहुल गांधी की, लेकिन जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गाने की चर्चा की, तो मैं आपको बता दूं कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद उनके 295 गाने की 295 सॉन्ग की खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि उनकी हत्या 29 मई 2022 को हुई थी। मतलब ये कि डेट 29 और 5वां महीना था, मतलब हो गया कि 295। इस गाने की लिरिक्स थे, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूंगी, सच बोलेगा ता मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुट हेट मिलूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां धर्म के नाम पर डिबेट होती रहती है, यहां सच बोलते हो तो धारा 295 लगती है। आईपीसी की धारा 295 आप जानते हैं ना, 295। अगर तुम तरक्की करोगे तो यहां तुमको नफरत मिलेगी। इसमें जिस 295 की बात हो रही है वो भारतीय कानून की धारा 295 है, जिसमें धर्म को लेकर नियम तय किए गए हैं। तो क्या राहुल गांधी वाकई में इस गाने का जो अर्थ है, सिद्धू मूसेवाले का नाम लेकर जो वो बात कह रहे हैं, उनका इशारा इस तरफ है? आईपीसी की धारा 295 में क्या है? इसमें कहा गया है कि अगर किसी धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाई जाएगी या अपवित्र किया जाएगा तो उसे इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा, और अगर इसमें जो दोषी पाया गया उसे 2 साल तक की जेल होगी, जुर्माना होगा, या फिर दोनों ही हो सकता है। तो क्या इसका मतलब, मैं फिर बोल रही हूं, क्या इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी किसी खास मकसद से इसका इशारा कर रहे हैं? सवाल ये उठता है, राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के गाने का ही क्यों जिक्र किया? 295 सीट वाला ही नैरेटिव क्यों बताया गया? अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या ओपोजिशन, बीजेपी या मोदी को ये मैसेज देना चाहती है कि धर्म के आधार पर आपने मुस्लिमों का अपमान किया, इसलिए ये दंड मिला है? क्योंकि सत्ता पाने के लिए 272 सीट चाहिए और विपक्ष ऑपोजिशन 295 सीट जीतने का दावा कर रही है। मतलब ये कि संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी ने धर्म के आधार पर अपमान किया, इसलिए दंड स्वरूप उसे सत्ता से बाहर किया जाएगा। खैर, ये तो कांग्रेस का नैरेटिव हो सकता है, इंडिया अलायंस का दावा हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो 18 से 19 घंटे के बाद सबके सामने आ ही जाएगी। किसे कितनी सीटें मिल रही है, काउंटिंग को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, काउंटिंग के प्रोसेस को गलत बताया जा रहा है, ये तमाम बातें कल आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे इंडिया टीवी पर जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन काउंटिंग का तरीका, जिसे लेकर इतना सवाल उठाया जा रहा है कि काउंटिंग में गड़बड़ी की जाएगी, इसमें गड़बड़ झाला है, इसमें बड़ा झोल है, लेकिन कोई झोल नहीं है साहब, ये दुनिया गोल है, जैसा जो करता है घूम फिर करके वहीं पर आकर वो टिकता है। इसलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि ईवीएम की काउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कोई गड़बड़ झाला हो सकता है या नहीं वो भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये बड़ी सी पिक्चर आप देखें। इस पिक्चर में दरअसल ये एक हॉल की पिक्चर है। ये वो हॉल होता है जहां पर ईवीएम से काउंटिंग की जाती है। अब देखिए, ये सिटिंग पोजीशन होती है एक हॉल की, जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये अलग अलग टेबल लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये आपने देखी 14 टेबल लगी है, उसके बाद 2 टेबल यहां लगी हुई है। पहले आपको बता देती हूं कि ये जो 14 टेबल्स हैं ये क्या है।
दरअसल यहाँ पे CS और CA, इसका मतलब ये हुआ काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट। इनका काम क्या होता है? ईवीएम को खोलना, काउंटिंग करना, और असिस्टेंट का काम होता है काउंटिंग सुपरवाइजर को असिस्ट करना। तो यहाँ पर तो ये काम होते हैं, लेकिन ये जो दो अलग से चेयर लगाई गई हैं, टेबल्स लगी हुई होती हैं, दरअसल ये रिटर्निंग ऑफिसर की होती हैं, जहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर बैठकर इस पूरे काउंटिंग प्रोसेस की मॉनिटरिंग करते हैं, जहाँ ईवीएम से मतगणना की जा रही होती है। अब उम्मीदवारों के एजेंट कहाँ होते हैं? बार बार ये कहा जाता है ना कि भाई हमारे एजेंट हमें चाहिए, हमें हर टेबल पर एजेंट चाहिए, हम चाहते हैं कि हम एक एक प्रक्रिया पर, एक एक गिनती पर मॉनिटरिंग करें। तो एजेंट्स भी होते हैं, हर कैंडिडेट का एजेंट यहाँ पर मौजूद होता है और यहाँ पर उसकी मौजूदगी होती है। यहाँ पर काउंटिंग है, उम्मीदवारों के एजेंट को भी यहाँ पर बैठने की इजाजत होती है। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। अब काउंटिंग कहाँ होती है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो तो आपने देखा। अब ये दो तस्वीर देखिए। काउंटिंग टेबल पर सिर्फ कंट्रोल यूनिट, ये जो आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल यूनिट है और इसके बगल में बैलेट यूनिट है। आपने वोट दिया होगा तो इसी बैलेट यूनिट के ऊपर आपने बटन दबाया होगा और उसके बाद आपका वोट यहाँ पर कैप्चर हो गया, रजिस्टर हो गया। एक बार पूरी मतगणना हो गई, ईवीएम को लॉक कर दिया जाता है, बैलेट यूनिट को अलग कर दिया जाता है और जब काउंटिंग सेंटर पर मतगणना होती है तो उस वक्त केवल इस यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को यहाँ पर रखा जाता है और पूरे प्रोसेस को सीसीटीवी कैमरे, रिटर्निंग ऑफिसर, इसके अलावा जो कैंडिडेट एजेंट है उनकी मौजूदगी में काउंटिंग सुपरवाइजर काउंट करता है। अगली तस्वीर जरा लेकर आइए। ये तो आपने प्रोसेस का एक हिस्सा समझा, लेकिन जब मतगणना हो रही होती है उस वक्त माहौल क्या होता है, ये देखिए। ये तस्वीर आपने देखी, इस तरीके ये जो आप जाली के उस पार लोगों को देख रहे हो, क्या जरा एक बार इसको पॉज करिएगा, एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिएगा तो थोड़ा समझाना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ईवीएम आपने देखा, एक यहाँ पे काउंटिंग सुपरवाइजर बैठा हुआ है, उसके साथ एक एजेंट बैठी हुई हैं, काउंटिंग असिस्टेंट बैठी हुई हैं। ये ईवीएम की मशीन को खोला गया, इसकी सील्स को सबके सामने अनलॉक किया गया। सील को अनलॉक करने के बाद ये देखिए, इसके बाकायदा सील को एजेंट्स के सामने हटाया गया, एंटर बटन दबाया गया, ग्रीन सिग्नल यहां पर आया और ग्रीन सिग्नल आने के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, मात्र 20 सेकंड के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाते हैं और एक एक कैंडिडेट का नाम लिखा जाता है, किस कैंडिडेट को कितनी सीटें दिखाई है ईवीएम मशीन ने, वो बाकायदा नोट किया जाता है। और जिस वक्त ये पूरी प्रक्रिया चल रही होती है, ये कितनी पारदर्शी प्रक्रिया है कि सील को खोलने से लेकर काउंटिंग का बटन दबाने तक सब कुछ कैंडिडेट के एजेंट के सामने हो रहा होता है। काउंटिंग से पहले बवाल मचा हुआ था कि भाई क्या चाहिए, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कहा था कि आज चुनाव आयोग विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दे रहा है। वो क्या जवाब दे रहा है, मैं पहले आरोप आपको याद दिलाती हूँ। विपक्षी दलों ने क्या कहा था कि कैंडिडेट की जिस वक्त एक एक ईवीएम पर काउंटिंग चल रही है, हर एक टेबल के ऊपर उनके कैंडिडेट का एजेंट बैठे, यानी कि अगर 17 सीटें लग रही हैं, 14 टेबल्स लग रही हैं, ईवीएम खुल रही हैं, तो इसका मतलब ये कि हर एक ईवीएम के साथ एक कैंडिडेट एजेंट बैठे। क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? क्या ये संभव हो सकता है? लेकिन विपक्ष यही मांग कर रहा है। और इतना ही नहीं, मांग क्या थी, ईवीएम के रिजल्ट पोस्टल बैलेट के बाद ही जारी हो, जिस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया। पहले पोस्टल बैलेट के रिजल्ट जारी किए जाएं और उसके बाद ईवीएम के रिजल्ट पोस्टल बैलेट के साथ जारी किए जाए। तो अब इसका मिलान करने में कितना समय जाएगा, जरा इस चीज का अंदाजा लगाइए। इलेक्शन कमीशन से विपक्ष की जो मांग है वो आपके सामने, ईवीएम के रिजल्ट से पहले इन्हें पोस्टल बैलेट के रिसर्च सामने चाहिए, रिजल्ट सामने चाहिए। इंडिया अलायंस की दूसरी मांग कि वोटिंग की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाए और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन किया जाए। कहने का मतलब जो कंट्रोल यूनिट है वहां पर काउंटिंग एजेंट से वोटिंग की डेट मिले, स्टार्ट से लेकर एंड टाइम का कंफर्मेशन हो, जो इस वक्त वर्तमान डेट है, जो टाइम है, उसका वेरिफिकेशन हो और एंड टू एंड डिटेल होने चाहिए। तीसरी मांग क्या है, कंट्रोल यूनिट से डिस्प्ले होने वाले करंट डेट और टाइम का वेरिफिकेशन हो।
काउंटिंग एजेंट से वोटिंग की डेट और स्टार्ट टू एंड टाइम का भी कंफर्मेशन आए। अगला सवाल, अगली मांग, गिनती के लिए लाए जाने वाले ईवीएम पर लगे हुए टैग और स्लिप को काउंटिंग एजेंट से वेरीफाई करवाया जाए। मतलब आप ये समझिए कि जितनी बार ईवीएम खुलेगी उतनी बार उसका टैग, उसकी स्लिप एक एक एजेंट से वेरीफाई करवाया जाएगा। अब मान लीजिए किसी एक, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अंदाजा लगाएं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो 10 कैंडिडेट के जितने एजेंट हैं हर एक टेबल पर हर एक ईवीएम से पहले उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर चुनाव आयोग की ओर से जो टीम बैठी हुई है वो काउंटिंग करेगी। आयोग काउंटिंग स्टाफ को यह निर्देश दे कि वो काउंटिंग एजेंट को ईवीएम का डेटा दिखाए, जैसे कि वोटिंग की तारीख है, पार्टी है, उम्मीदवार है, उसका नाम है, कुल वोट कितने पड़े हैं वो भी दिखाया जाए, हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले इसे भी वेरीफाई किया जाए। जरा सोचिए ये प्रोसेस कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन ये विपक्ष की मांग है। चुनाव आयोग काउंटिंग स्टाफ को यह भी निर्देश दे कि वो एक राउंड से दूसरे राउंड और एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाने से पहले काउंटिंग एजेंट को रिजल्ट रिकॉर्ड करने का वक्त दे। अब सोचिए सर इसमें कितना समय जाएगा कि जो काम मात्र 20 सेकंड के अंदर हो सकता है, जो एक ईवीएम मशीन मात्र 20 सेकंड के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर सकती है, वो पहले इन सारे प्रोसेस से गुजरे। क्यों? क्योंकि विपक्ष को शक है कि काउंटिंग में कोई धांधली हो सकती है। कितने लोगों को बैठाएंगे? 70 लाख आंखों के सामने पूरा प्रोसेस इस वक्त जब भी काउंटिंग होती है हो रहा होता है, लेकिन फिर भी विपक्ष को शक है कि काउंटिंग में धांधली हो सकती है। पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता कानून में। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, एग्जिट पोल के क्रेडिबिलिटी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रयागराज के स्ट्रांग रूम में कुत्ते के घुसने का मुद्दा उठा दिया और कहा कि देखिए ये तो सुरक्षा पर सवाल है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, यानी आपने सरकारी अधिकारी के ऊपर पहला सवाल खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या लिखते हैं, हाई सिक्योरिटी का यह हाल है कि बाकी का क्या कहना, ध्यान से दिखवा लें, कहीं किसी बदनीयत से कोई आदमी अंदर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रांग रूम में कुत्ता घुस आया तो आदमी भी तो घुस सकता है और फिर कुछ हो सकता है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि ईवीएम से काउंटिंग का तरीका कितना पारदर्शी है। बाकायदा सील जो है वो भी कैंडिडेट एजेंट के सामने खोली जाती है और एक ईवीएम को सबको पहले शो किया जाता है, उसके बाद कहीं जाकर उसकी लेयर ऑफ स्क्रीनिंग होती है। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, सरकारी अधिकारी पर पहले तो निशाना। हार के करीब तो बूथ एजेंट को डराएगी बीजेपी। इसका मतलब यह है कि जो बूथ पर वहां पर मौजूद है उसके एजेंट को डराया जाएगा। कितने एजेंट को डरा लेंगे? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इतने सारे एजेंट बैठते हैं, इतनी सारी ईवीएम मशीन खुलती है, सबको डराते फिरेंगे। मतलब उन्होंने अपने दिमाग में तय कर लिया कि मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, जितने भी आप टॉप लीडरशिप आप सोच लीजिए, वो यानी बैठकर एक एक बूथ एजेंट को डराएगी। और ऐसे न जाने कितने बूथ एजेंट वहां पर बैठे हैं, कितनी सारी ईवीएम खुलेंगी। अरे 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, सारे की सारी ईवीएम
यानी फेल हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड फेल हैं। एग्जिट पोल करने वाले बीजेपी से जुड़े हुए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं। कितनी हैरानी की बात है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत जाए तो ईवीएम ठीक और पोलिंग करने वाले भी ठीक, पोलस्टर्स भी ठीक। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो ईवीएम भी ठीक और पोलस्टर्स भी ठीक। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो ईवीएम भी ठीक और पोलस्टर्स भी ठीक। लेकिन अगर वहीं विपक्ष मोदी के हाथों जनता के मैदान में मुंह की खा ले तो ईवीएम भी गलत, चुनाव आयोग भी गलत, डीएम भी गलत, पोलस्टर्स भी गलत, मीडिया भी गलत। खैर, दिग्विजय सिंह की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आई तो वो ईवीएम का वोट होगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। और इसके पीछे इनके पास प्रूफ क्या है? क्या किसी ने पूछा? दिग्विजय सिंह की बात आप सुन रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा तो और आगे बढ़ गए। मनोज झा ने आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले अभी तक कई कैंडिडेट को फॉर्म 17C नहीं दिया गया। 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता है। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए। अभी तो नतीजे आए भी नहीं हैं, अभी तो केवल एग्जिट पोल हुआ है और अभी से इंडिया अलायंस के नेता क्यों इतने घबरा गए हैं कि सीधे सीधे ईवीएम पर उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया। ईवीएम नहीं तो चुनाव आयोग सही, चुनाव आयोग भी नहीं तो डीएम सही। अरे जयराम रमेश को सुनिए आप, वो भी काउंटिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर।
काउंटिंग से पहले विपक्ष जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है या जो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इंडिया अलायंस की डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने जितनी भी मांगे रखी थी, चुनाव आयोग ने न सिर्फ उन्हें मंजूर किया बल्कि ये भी कहा कि ये प्रोसेस 17 साल से चला आ रहा है और इन 17 सालों में तो सभी की सरकारें रही है। किसी को भी चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पर शक नहीं करना चाहिए। फिर चाहे काउंटिंग की सीसीटीवी मॉनिटरिंग की बात है, मॉनिटरिंग होगी और होती आई है। डेट और टाइम के वेरिफिकेशन की बात विपक्ष ने कही, उन्होंने कहा यह भी होगा, कोई इनकार नहीं। ईवीएम के सील का वेरिफिकेशन होना चाहिए। सील कैसे खुलती है आपने देखा ना, 2 लेयर ऑफ सीलिंग होती है, उनको बाकायदा एजेंट्स के सामने कट किया जाता है, वो भी होगा। डन, चुनाव आयोग ने कह दिया। काउंटिंग एजेंट को ईवीएम का डेटा दिखाया जाएगा, इसके लिए भी हामी भर दी गई है क्योंकि वहां पर एजेंट्स की मौजूदगी होती है, उन्हें बाकायदा दिखाया जाएगा। काउंटिंग एजेंट को रिकॉर्ड करने का मौका भी दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है, आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकल के जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस। अगर सारी मांगे मान लेने के बाद भी नतीजा जो कि एग्जिट पोल बता रहा है उसी लाइन एंड लेंथ पर आता है, अगर इंडिया अलायंस हार जाता है या ऐसी संभावना दिखाई देती है कि मोदी सरकार तीसरी बार, तो फिर ईवीएम को दोष देंगे या चुनाव आयोग को दोष देंगे, उसके लिए आप इंतजार करिएगा। लेकिन पोस्टल बैलेट को लेकर चुनाव आयोग ने तस्वीर साफ कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोस्टल बैलेट के नियम को बदला नहीं जा सकता। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की काउंटिंग से आधे घंटे पहले शुरू होती है और एक साथ नतीजा घोषित किया जाता है। जो रूल कहता है वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी, और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं। ईवीएम का बॉक्स आपके सामने खुला, ईवीएम की सील आपके सामने खुली, ईवीएम की काउंटिंग आपके सामने हुई, इसके बावजूद भी ईवीएम गड़बड़ है।
काउंटिंग गलत है। विपक्ष ने काउंटिंग पर सवाल उठाया तो चुनाव आयोग ने सभी आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने हर उस मांग को भी माना। 18 घंटे के बाद करीब करीब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर अभी भी सियासत जारी है। सोनिया गांधी एग्जिट पोल के आंकड़े को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को उम्मीद है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है रिजल्ट उससे एकदम अलग होगा। खैर, वो नेता हैं, वो तो ये कहेंगी ही। Madam, what is the expectation for tomorrow result? We have to wait. Just wait and see. How hopeful you are to form the government, ma'am? Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के एग्जिट पोल पर राहुल गांधी को घेरा। निशिकांत दुबे ने पूछा कि कांग्रेस जिन 295 सीटों का दावा कांग्रेस की ओर से कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी की रायबरेली सीट और वायनाड सीट शामिल है कि नहीं। कल कहा कि 295 सीट हम लोगों को आ रही है, यही कहा ना। अब 295 सीट में वायनाड है कि नहीं है और रायबरेली है कि नहीं है, ये बताया नहीं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी खुद ही चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि हो तो बहुत कर हुआ खिस्सा, तो जब शादी होगी तब ना आप वाइफ से बातचीत करोगे भाई। तो आप एमपी बनकर आओगे तब ना 295 होगा कि 294 होगा, इस पर चर्चा करोगे। ये सभी जो नेता पुत्र हैं ना, जो बड़े बाप के बेटे हैं, उनके लिए राजनीति जो है आप समझिए कि आनंद का काम। कोई काम नहीं मिला तो राजनीति भी 2 घंटे करना है, नहीं तो ऐसे विदेश घूमना है। 4 तारीख के बाद हो सकता है कि राहुल गांधी जी का टिकट हो कहीं का, अमेरिका का हो या इटली का हो या थाईलैंड का हो। अखिलेश यादव जी जाने वाले हैं अभी बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनको जाना है इंग्लैंड, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चे को छोड़ने जाएंगे। हालांकि वायनाड और रायबरेली को लेकर कहा यह जा रहा है, एग्जिट पोल ही बता रहा है कि राहुल गांधी ये सीटें जीत सकते हैं। सवाल ये तब रहेगा कि फिर वो कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी सीट रखेंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राउत ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की और कहा कि आखिरी वोट की गिनती तक काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी वोट की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है।